ओके ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे पहले रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, फिर हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं और हम लोग को पता है कि हमको स्टार्ट कैसे करना होता है। फिर थोड़ा सा बता देता हूँ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है a से b के अंदर, ऐसे में एक बार बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं हमारा पास एक फंक्शन है जो कि a से b का अंदर में डिफाइंड किया गया है और अगर ये कंटिन्यूअस है a से b के अंदर और डिफरेंशिएबल है a से b के अंदर, लेकिन दोनों में फर्क है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल में। कंटिन्यूअस जब होता है a से b तो क्लोज ब्रैकेट रहता है क्योंकि वो दोनों वैल्यू इंक्लूडेड रहता है, a और b दोनों इंक्लूडेड रहता है। जबकि डिफरेंशिएबल का बात जब किया जाता है तो ओपन इंटरवल में रहता है, तो ठीक है। और तीसरा कंडीशन हमारा क्या होता है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होता है। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, इन दैट केस क्या होता है, रोल्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल हो जाता है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, f' निकालना पड़ता है। f' क्या होता है, f' निकालेंगे, उसमें हम x के जगह में c पुट कर देंगे, फिर उसको 0 कर देंगे, तो उसमें से हम c का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमारा c का वैल्यू a और b का अंदर आ गया तो हम बोलेंगे कि थ्योरम इज वेरीफाइड। सो दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये क्वेश्चन में। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको अभी। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, fx इज इक्वल टू sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। अब हम सबको पता है कि sin x और cos x ये जो फंक्शन है ये हमारा हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इट इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारा कहां से कहां तक, 0 से π/2 के अंदर, और डिफरेंशिएबल हो जाएगा हमारा कहां से कहां तक, फिर से 0 से π/2, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है। चलो लिख सकते हैं एज sin x and cos x both are continuous, so fx is continuous on 0, π/2। तो पहला पार्ट जो है हम प्रूव कर लिए, ये पहला पार्ट था, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट लिख लेंगे। ऐसे हमको तो f' निकालना ही है, तो यहाँ पे पहले निकाल देते हैं, बेटर होगा। लिख भी सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है बोल के लिख सकते हैं क्योंकि sin cos हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल ही देते हैं, फिर उसको ही दिखा देते हैं कि वो डिफाइन हो जाता है। तो f' चलो निकालते हैं डेरिवेटिव अभी इसका। sin टू द पावर 4x का हो जाएगा 4 sin क्यूब x इंटू फिर sin x का हो जाएगा हमारा cos x प्लस अभी cos टू द पावर 4x का हो जाएगा क्या, 4 sin क्यूब x इंटू नहीं 4 cos क्यूब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x हो गया हमारा माइनस sin x। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द डिफरेंशिएशन। बट हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का काफी मौका है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, मैं कॉमन ले लूंगा। कितना कॉमन ले लूंगा बोलो, 4 दोनों में है, 4 कॉमन ले लेंगे, फिर sin x दोनों में है और cos x दोनों में है, तो मैं ले लेता हूँ 4 sin x इंटू cos x कॉमन। तो हमारे पास बच गया क्या, यहाँ पे sin स्क्वायर x बचा, यहाँ पे cos स्क्वायर x बचा, बीच में एक माइनस है, तो ये बन गया हमारा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x जो है वो माइनस sin cos 2x हो जाता है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है cos 2x, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू sin 2x, 2 इंटू sin 2x, और ये हमारा हो गया माइनस cos 2x। तो अब बन गया क्या, फिर से माइनस बन गया बाहर, माइनस आ गया बाहर, 2 sin x इंटू cos x फिर से बन गया,
तो ये बन गया हमारा sin 4x। सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। f डैश x का वैल्यू sin 4x हो गया, और sin 4x मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin का है, तो ये डिफाइंड है। तो हम लिख सकते हैं सो f डैश x एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू 0, π/2। ऑलराइट, तो हमारा ये fx जो है ये डिफरेंशिएबल हो गया, तो लिख सकते हो उस चीज को। सो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन 0, π/2 ओपन इंटरवल। तो हम पहला कंडीशन चेक कर लिए यहाँ पे, दूसरा कंडीशन यहाँ पे चेक कर लिए, पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा कंडीशन जो हमको बोलता है कि f ऑफ a और f ऑफ b सेम होगा, तो यहाँ पे f ऑफ a बोलने से f ऑफ 0 डालेंगे। f ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा हमारा sin टू द पावर 4 0, जो कि 0 हो गया, cos टू द पावर 4 0, cos 0 1 होता है तो इट इज 1। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 का वैल्यू हो जाता है हमारा कितना, sin टू द पावर 4 π/2, sin π/2 1, cos π/2 0, तो ये बन गया हमारा 1। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ π/2। इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गया, रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो गया, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। हमारा एप्लीकेबल वाला पार्ट खत्म। अब हम देखेंगे कि वेरीफाई करेंगे ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, f डैश c 0 करेंगे, है ना, वेरिफिकेशन। तो f डैश c इज इक्वल टू 0। अब f डैश c का मतलब क्या हो गया, f डैश x का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, तो इसका वैल्यू माइनस sin 4x है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin 4c इज इक्वल टू 0। अब हमारा c का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमको दिया है क्या, x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है, क्योंकि यहाँ पे 4x निकल गया, तो 4x का वैल्यू जो है ना वो 0 से लेकर 2π तक आ जाएगा। 2π क्यों आएगा जरा बताओ, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया है, x नहीं है, यहाँ पे 4x है, तो क्योंकि यहाँ पे 4x है तो x बिलोंग्स टू 0, π/2 दिया है, तो 4x हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको 0 से लेकर 2π का अंदर वैल्यू चेक करना है, जहां पे कि sin का वैल्यू 0 होगा। तो 4c विल बी 0 फॉर व्हाट एंगल्स, 0 से लेकर 2π का अंदर कौन कौन सा एंगल आता है, जरा जल्दी से बता दो मेरे को। तो 0π। चलो, तो 4c इज इक्वल टू 0 हो गया, पाई हो गया और 2π हो गया, तो ये हमको मिल गया। तो यहां से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं। c का वैल्यू हो गया 0, उसके बाद π/4, उसके बाद π/2। तो हमको जो c का वैल्यू चाहिए था वो 0 से लेकर π/2 का अंदर चाहिए था, लेकिन ऊपर इंटरवल में, क्लोज में नहीं। इसका मतलब ऑल्दो यहाँ पे c का हमारा 3 वैल्यू निकला, हम 3 वैल्यू नहीं ले सकते, 0 आई कैन नॉट टेक, क्योंकि 0 इंक्लूड हो चुका है। π/2 भी हम नहीं ले सकते, तो हमारे वैल्यू जो हम ले सकते हो π/4 ले सकते हैं, ठीक है ना। Therefore c is equal to π/4 belongs to 0, π/2। ये therefore नहीं लिखेंगे, as लिखेंगे, है ना, as c is equal to π/4 belongs to 0, π/2, so theorem is verified. All of you got the first question? Yes sir. Yes sir. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx is equal to this one। फटाफट लिखते हैं। हमको दिया है क्या, fx का वैल्यू दिया है 6x/π माइनस 4 sin square x, 4 sin square x। चलो, हमको अगर कुछ भी पता नहीं चलेगा ना, हम एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 0 से लेकर π/6 के अंदर इसका वैल्यू भी मिल जाता है और इसका वैल्यू भी मिल जाता है, क्योंकि 10 वगैरह तो है ही नहीं कि हमको प्रॉब्लम दिलाएगा, साइन तो हमेशा डिफाइंड रहता है। तो और ये वाला पार्ट जो है ये 6x/π है, तो x तो ऊपर है, कुछ भी वैल्यू डालो वैल्यू मिलते रहेगा,
तो हम लिख सकते हैं एज इट इज डिफाइंड सो कंटिन्यूअस ऑन दिस वन। ठीक है, चलो लिखते हैं फर्स्ट पार्ट जो हो गया हमारा, हम लिख सकते हैं एज fx is defined for all x belongs to 0 comma pi by 6, so fx is continuous on 0 comma pi by 6। ये जो है ना हमारा पहला पार्ट खत्म, कहाँ रोल्स थ्योरम का पहला पार्ट खत्म। अभी दूसरा पार्ट में आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फटाफट। f डैश x इज इक्वल टू 6 बाय पाई आ गया, 6 बाय पाई ये कांस्टेंट आ गया, माइनस 4 इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव 2 sin x इंटू cos x होता है, और 2 sin x इंटू cos x हमारा हो जाएगा कितना, sin 2x, तो 4 इंटू साइन 2x। अब क्योंकि यहाँ पे हमको x का वैल्यू दिया है 0 से पाई बाय 6 के अंदर, हमारा 2x मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कि 2x बिलोंग्स टू 0 कमा पाई बाय 3। x का वैल्यू ऑब्वियस बात है कि 0 से पाई बाय 6 होगा, तो 2x का वैल्यू 0 से पाई बाय 3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई होप सभी को ये वाला लाइन समझ में आ गया। Yes. लिख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड होने का कोई चांसेस नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, यहाँ पे sin 2x हो गया, तो लिख सकते हैं एज f डैश x इज डिफाइंड ऑन 0 कमा पाई बाय 6। आज f डैश x इज डिफाइंड ऑन 0 कमा पाई बाय 6 जो दिया है हमको, ओपन ब्रैकेट लेकिन रहेगा, सो fx is differentiable on 0 comma pi by 6। तो ये हमारा सेकेंड जो कंडीशन था रोल्स थ्योरम का वो फुलफिल हो चुका है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। अभी तीसरा कंडीशन देखते हैं, f ऑफ 0 का वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना मिलता है। 6 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, साइन 0 0 होता है। फिर निकालते हैं f ऑफ पाई बाय 6, f ऑफ पाई बाय 6 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। ये 6 बाय पाई इंटू पाई बाय 6, ये तो 1 हो गया, माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 हाफ होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 4 हो जाएगा। तो इट इज गिविंग मी अगेन 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो गया क्या, therefore f of 0 is equal to f of pi by 6 is equal to 0। so theorem is क्या हो गया, theorem is verified हो गया, क्या एप्लीकेबल हो गया। हाँ, अभी हम देख लिए कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब थ्योरम अप्लाई हो सकता है। अब हम वेरीफाई करते हैं, थ्योरम को अभी हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या दिया है, f डैश c को 0 कर देंगे, देखेंगे क्या निकल के आता है। f डैश c इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, f डैश c इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 6 बाय पाई माइनस 4 इंटू साइन 2c इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 6 बाय पाई इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 2c implies sin 2c is equal to कितना हो जाएगा, 3 by 2 पाई, 3 by 2 पाई। अब जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, पाई का वैल्यू अगर मैं 22 by 7 रख देता हूं, 3 by 2 into 22 नीचे ऊपर 7 हो गया, ये हमारा आ गया दिस मच, 3 into 7 by 2 into 22। ठीक है, तो यहां से हमको c का वैल्यू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, हाफ इंटू साइन इनवर्स
14 बाय, अच्छा यहाँ पे हम काट सकते हैं क्या? कट नहीं रहा, 21 बाय 44। ठीक है, 21 बाय 44। चलो अब जरा ध्यान दो मेरे बात के ऊपर ध्यान दो। मैं कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं कि ये वाला वैल्यू जो है वो 0 से लेकर π/6 के अंदर आता है। c का वैल्यू अभी 0 से π/6 के अंदर कैसे आता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब जरा ध्यान से सुनो, sin x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। sin x जो है ना, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं जरा दिखा रहा हूं इसका ग्राफ। ये 0 हो गया और ये हमारा हो गया कितना बताओ, π/6। तो π/6 में sin x का वैल्यू हाफ होता है। जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, π/6 में sin x का वैल्यू हाफ होता है। तो अगर sin x इज इक्वल टू हाफ से कम होगा, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 30 से कम होगा। अब ये वैल्यू को ध्यान से देखो, ये हाफ से कम है। 21/42 होता है हाफ, समझ रहे हो मेरे बात? 21/42 हाफ होता है, तो ये हाफ से कम है। क्योंकि ये हाफ से कम है, इसका मतलब यही वाला एंगल जो है ये 30 से कम है। ये वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है मेरे पास, ये 30 से कम है, उसके साथ हाफ भी मल्टीप्लाई हुआ है, सो दैट इज ऑब्वियसली लेस देन 30। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये वाला पार्ट 30 से कम इसीलिए है क्योंकि साइन हाफ जो है वो होता है 30, और हम 30 से नीचे, हाफ से नीचे आएंगे तो करेस्पॉन्डिंगली जो एंगल मिलेगा वो 30 से कम मिलेगा। यहाँ पे साथ में एक हाफ भी है तो उसको 30 से और कम कर देता है, ठीक है ना? तो इसीलिए हमारा ये वैल्यू जो है बिलोंग्स टू 0,π/6 है। सो थ्योरम इज वेरीफाइड। थ्योरम इज वेरीफाइड। आई होप सभी को सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है f(x) = log x² + 2, उसके बाद क्या दिया है, -log3। ठीक है, -log3। तो ये हमको दिया है वैल्यू, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है, ये चीज को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पता करेंगे कि डिफाइंड है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे log3 है, वो तो डिफाइंड है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, ये वाला पार्ट जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि x² का मतलब पॉजिटिव होगा, साथ में 2 ऐड हुआ है तो और उसको पॉजिटिव करते जाएगा, है ना? तो इसका मतलब है कि दिस इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो log x डिफाइन हो जाता है। log x का बात अगर हम करेंगे, log x डिफाइन तब होता है अगर x > 0 है, और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू > 0 हो रहा है। x का मतलब जो x के जगह में है, log के बाद जो है ना? ऐसे तो x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस में है। चलो यहाँ पे हमको ये चीज पता चल गया कि ये डिफाइंड हो रहा है, तो उसी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, as f(x) is defined for all x belongs to -1, so f(x) is continuous on -1, पहला कंडीशन खत्म। इसका रोल्स थ्योरम का पहला कंडीशन खत्म। अब दूसरा कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा कंडीशन बोलता है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हमको तो f' निकालना ही है एट द एंड, तो यहीं पे f' निकाल के ही देख देते हैं कि है कि नहीं। ऐसे तो बोल सकते हैं लॉगरिथम और डोमेन जो है डिफरेंशिएबल है बोल सकते हैं, बट हम f' निकालेंगे, f' निकालेंगे और बेटर होगा, है ना? तो f' निकालते हैं। f' = क्या हो जाएगा, 1/x² + 2 × 2x - 0 = 2x/x² + 2। बताओ सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ये अनडिफाइंड कब होगा? ये अनडिफाइंड कब हो सकता था? मान लेते मैं पूछ रहा हूं कि अनडिफाइंड कब हो सकता था, व्हाट विल बी योर आंसर? अगर
डिनोमिनेटर 0 होता। अब तो कोई कंडीशन नहीं बचा, हमको देखना है कि एक चीज है वो अनडिफाइंड कब हो सकता है। अब उसी के बारे में हम चेक करना है, उसी वही चीज को हम चेक करेंगे और कुछ नहीं। तो यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा कि अनडिफाइंड तब होगा अगर x स्क्वायर प्लस 2 0 होगा। अब ये इंटरवल में -1 से 1 का भीतर में x स्क्वायर प्लस 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होने के लिए x स्क्वायर का वैल्यू -2 चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ सकता है। सो यहां पे तो आ नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये डिफाइंड है, तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to -1, 1, लेकिन ब्रैकेट ओपन हो गया। सो f of x is differentiable on -1, 1। सभी को ब्रैकेट का ऊपर ध्यान देना है लिखते समय। ओपन इंटरवल होता है जब हम कंटीन्यूअस चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल चेक करते हैं तो क्लोज इंटरवल होता है। तो रोल्स थ्योरम का सेकंड कंडीशन वो फुलफिल हो चुका है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। f of -1 is equal to log 3 minus log 3। समझाने का जरूरत नहीं है, सीधा x के जगह में -1 पुट करो, मिलता है ये 1 plus 2 3 हो गया। f of 1 is equal to log 3 minus log 3 is equal to 0। So f of -1 is equal to f of 1। तीनों का तीनों कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो चुका है। Therefore Rolle's theorem is applicable। तो रोल्स थ्योरम में भी हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। क्योंकि रोल्स थ्योरम में भी एप्लीकेबल हो गया है, हम अभी वेरीफाई करेंगे कि भाई वो सही बता रहा था कि नहीं रोल्स। तो हम अभी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन में हमको क्या शो करना है एक्चुअली कि f' c 0 करने से हमको c का जो वैल्यू मिलेगा वो -1 से 1 के अंदर मिलेगा कि नहीं देखना है ना। तो f' c is equal to 0 implies 2c by c square plus 2 is equal to 0। यही तो हमारा f' है, ये ना f' है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करेंगे मतलब c डाल के, तो 2c by c square plus 2 is equal to 0। इसमें हमको 2c का वैल्यू मिल गया 0, c का वैल्यू मिल गया 0। क्या 0 -1 से 1 के अंदर है? ऑब्वियस है। तो belongs to -1, 1, therefore theorem is verified। सो यही सब हमको करना पड़ता है रोल्स थ्योरम में। चलो अगला सवाल देखते हैं। fx is equal to क्या दिया है, √4 - x²। कोई मेरे को बताओ, पहले क्वेश्चन को मारो गोली, ये मेरे को बताओ कि √4 - x² अनडिफाइंड होने का पॉसिबिलिटी कब आएगा, व्हेन इट कैन बी अनडिफाइंड। वेरी गुड, नेगेटिव आएगा। तो यही चीज सबको समझना है कि एक फंक्शन है, वो फंक्शन कब अनडिफाइंड होता है। तो नेगेटिव होने से अनडिफाइंड होगा। अब ये नेगेटिव होने के लिए x² का वैल्यू 4 से ज्यादा होना चाहिए। अब हमको x का वैल्यू दिया है -2 से 2, तो x² तो 4 से ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब ये नेगेटिव होगा नहीं। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये डिफाइंड हो गया। आ गया समझ में? सो हम लिखते हैं पहला कंडीशन, एज fx is defined for all x belongs to -2, 2 क्लोज ब्रैकेट रहेगा। सो fx is continuous on -2, 2। चलो पहला कंडीशन फुलफिल। अब हम दूसरा कंडीशन में आ जाते हैं। अब पता करते हैं कि भाई यहाँ पे f' मिलेगा कि नहीं, f' का वैल्यू मिलेगा कि नहीं। तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। f' ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो 1/2 √x हो जाएगा पहले। तो 1/2 √4 - x²। मैं इतना डीपली नहीं जाता हूं इसका डेरिवेटिव कैसे निकला, क्योंकि अभी हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4 - x² जो कि -2x होता है,
तो हमारा आंसर आ गया -x/√4 - मैं जरा जानना चाहता हूं कि ये अनडिफाइंड होने का पॉसिबिलिटी कहां-कहां हो सकता है, कब होगा ये अनडिफाइंड? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन डिनोमिनेटर में रूट ओवर का अंदर जो है वो नेगेटिव होगा। तो अगर ये अंदर का चीज नेगेटिव हो जाएगा तो भी अनडिफाइंड हो सकता है, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो भी अनडिफाइंड हो सकता है। ये तो नेगेटिव नहीं होगा, वो तो पहले ही पता कर चुके हैं हम लोग कंटिन्यूअस करते समय। चलो वो बात तो छोड़ दिए, अब ये चीज हमारा 0 होगा कि नहीं देखेंगे। ये 0 होने के लिए x का वैल्यू क्या चाहिए, या तो 2 या फिर -2। तो 2 और -2 तो हमको यहां पे दिया है, लेकिन हमको डिफरेंशिएबल चेक करना है -2 और 2 को छोड़ के। वो इंटरवल जो है उसको लेना नहीं है, मतलब ये -2 और 2 को इंक्लूडेड करना नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये मतलब ये डिफाइंड है, f' डिफाइंड है, क्योंकि x का वैल्यू -2 में नहीं ले सकता, x का वैल्यू 2 में नहीं ले सकता। तो अगर वो दोनों नहीं लूंगा, बाकी जो भी सारे वैल्यू है उसके लिए ये पॉजिटिव आ ही जाएगा। और रूट ओवर है तो रूट ओवर के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 इज नॉट कमिंग, नेगेटिव तो पहले ही चेक कर चुके थे, नहीं हो रहा। ठीक है, तो लिख सकते हैं एस it is defined for all x belongs to -2, 2 open interval, so f' fx लिख सकते हैं। fx is differentiable on -2, 2। सेकेंड कंडीशन खत्म, किसका? रोल्स थ्योरम का पहला कंडीशन खत्म हो गया, सेकंड कंडीशन भी अभी खत्म हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। f ऑफ -2 सबको दिखाई दे रहा होगा कि 4 - 4 = 0 हो रहा है। f ऑफ 2 ये भी सबको दिखाई दे रहा है कि 4 - 4 0 हो गया, रूट ओवर लोगे तो। Therefore f ऑफ -2 = f ऑफ 2। इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है ना ये एप्लीकेबल हो चुका है। Therefore theorem is applicable। हम रोल्स ही पढ़ रहे हैं तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल के बारे में मैं लिख रहा हूं। चलो, थ्योरम एप्लीकेबल हो गया, अब हम थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन मतलब अब हम देखना चाहते हैं कि भाई वो जो रोल बोले हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने से c का वैल्यू -2 से 2 के अंदर मिलेगा, क्या हमको मिलता है कि नहीं। मिल जाएगा तो वेरीफाइड, नहीं मिलेगा तो गलत है थ्योरम। तो गलत तो नहीं है थ्योरम, मतलब हमको मिलना चाहिए। अगर हमको कभी नहीं मिलेगा मतलब चेक करना है हमको आंसर, हम सॉल्यूशन कहां पे हम मिस्टेक किए हैं। 100% मिलने वाला है, क्योंकि वो ग्राफिकली भी हम चेक कर चुके हैं कि वो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, तो वहां पे एक पॉइंट एटलीस्ट मिलेगा। तो अगर कहीं पे हमको नहीं मिला तो मतलब हम सवाल जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जगह में हम गलती किए हैं। तो ये हो गया -c/√4 - c² = 0। तो -c = 0, c = 0, ये तो आ गया -2 से 2 के अंदर। सो थ्योरम इज वेरीफाइड, थ्योरम is verified। आई होप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस वन। fx दिया है हमको, क्या fx का वैल्यू दिया है 9 - x² का मॉड। ओके, साथ में क्या बोला है ऑन -3, 3। ठीक है, अच्छा ऐसे लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था, मैं बताया था कि fx का मॉड कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जरा बता दो मेरे को। जब fx 0 होता है। वेरी गुड, जब fx का वैल्यू 0 होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा कब,
जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा। अच्छा 9 माइनस एक्स स्क्वायर कब 0 होता है? 3 और माइनस 3 में। वेरी गुड। तो 3 और माइनस 3 में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हमको 3 और माइनस 3 लेना भी तो नहीं है। समझ रहे हो मेरे बात? हमको 3 और माइनस 3 लेना भी नहीं है ना? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमको ओपन इंटरवल चाहिए। ठीक है, मतलब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बाकी सारे के जगह में ये डिफरेंशिएबल होता है, खाली जब fx का वैल्यू 0 होता है उस समय डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जो कि यहाँ पे हमको पता चल गया। ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं भाई? ये तो हर जगह में डिफाइंड है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है, उसका मॉडुलस है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है, उसका मॉडुलस है। तो मॉडुलस तो हमेशा डिफाइंड रहता है, मतलब पोलिनोमियल हमेशा डिफाइंड रहता है, साथ में मॉडुलस भी दिया है, तो उसको खाली पॉजिटिव करेगा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो लिख लेते हैं कि ये कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। लिखते हैं एज fx is defined for all x belongs to minus 3, so fx is continuous on minus 3, ये बढ़िया स्टेटमेंट है, एकदम आसान सा स्टेटमेंट है। तो सेफ स्टेटमेंट है। अगर हम चेक कर लिए कि ये हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि डिफाइंड हो रहा है। अगर डिफाइंड होगा तो कंटिन्यूअस 100% गारंटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सबको पता है कि मॉड जब तक रहेगा तब तक डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक मॉड रहेगा तब तक डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो हमको मॉड का साइन हटाना पड़ेगा। तो मॉड का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड x बिलोंग्स टू माइनस 3, ये पूरा का पूरा लिखते हैं, है ना? माइनस 3, x बिलोंग्स टू माइनस 3, ये हमको दिया है। अब अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, माइनस 3 और 3 को इंक्लूड नहीं करूंगा, तो ये वाला चीज जो देख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू वो 9 से कम आएगा। क्या मेरे बात समझ में आया? 9 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 से कम आएगा, और अगर 9 से कम आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और हम सबको मॉड खोलने का तरीका पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू या तो हम x लिखते हैं या फिर माइनस x लिखते हैं। और सभी को पता है कब x लिखते हैं। कब x लिखते हैं? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। या फिर हम जनरलाइज करेंगे तो fx लिख लेंगे, f ऑफ x, f ऑफ माइनस ऑफ fx। तो अगर fx पॉजिटिव होगा तो मैं खाली fx लिखूंगा, fx नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ fx लिखूंगा। ये जगह में मेरे पास जो fx का वैल्यू मिला है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है ऑफ कोर्स, नहीं पॉजिटिव है ना? माइनस 3 के 3 के अंदर ये पॉजिटिव है, तो लिख सकते हैं उसको इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा x बिलोंग्स टू माइनस 3, बताओ रे क्या समझ में आया यहां तक? तो इसमें f' निकालते हैं। अभी fs का वैल्यू निकाल दिया, अभी f' निकालते हैं। f' हो गया माइनस 2x। इट इज डिफाइंड फॉर all x belongs to minus 3, so fx is differentiable on minus 3, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है रोल्स थ्योरम का। पहला कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन हो गया। अब हम तीसरा कंडीशन के ऊपर आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है? f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होना चाहिए। f ऑफ a माइनस 3 है, a माइनस 3 है, तो f ऑफ माइनस 3 निकालेंगे तो ये 9 माइनस 9 का मॉड निकल के आ गया 0। f ऑफ 3 निकालेंगे तो ये भी फिर से 9 माइनस 9 का मॉड हो गया, ये 0 हो गया। सो f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3। सो थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब हमको पता चल गया कि थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे?
थ्योरम को हम वेरीफाई कैसे करेंगे? f डैश c 0 करेंगे। तो वेरिफिकेशन f डैश c इज इक्वल टू 0। अब f डैश x तो हमको मिला है -2x, तो f डैश c हो जाएगा -2c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए था -3 से 3 का अंदर, जो कि यहाँ पे निकल के आ गया। सो थ्योरम इज वेरीफाइड। किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो। समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है? fx इज इक्वल टू x इंटू क्या दिया है? x प्लस 3 इंटू e टू द पावर माइनस x बाई 2। थोड़ा इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। a स्क्वायर प्लस 3x इंटू e टू द पावर माइनस x बाई 2 है ना। अब हमको सवाल में बोला है कि भाई ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर नहीं वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो पहला चीज देखते हैं, ये तो पॉलिनोमियल है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। क्या अनडिफाइंड होने का चांसेस कहीं पे है? -3 to 0। अच्छा, ये पॉलिनोमियल तो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ये एक्सपोनेंशियल अनडिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए? ऊपर में इनफाइनाइट चाहिए, e टू द पावर इनफाइनाइट। वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि -3 से 0 के अंदर वो तो आ नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये भी डिफाइंड, ये भी डिफाइंड। तो हमारा वो सेम स्टेटमेंट आ गया, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना से कितना? दिस वन। इट इज डिफाइंड for all x belongs to -3, 0, so continuous on -3, 0। चलो अब डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश x इज इक्वल टू u इंटू v। सबको दिखाई दे रहा है कि ये u इंटू v हो रहा है? Yes, sir. तो u इंटू v को अप्लाई करते हैं। 2x प्लस 3 इंटू e टू द पावर माइनस x बाई 2। मतलब इसको कांस्टेंट, सॉरी इसका डेरिवेटिव रख लिए, इसको कांस्टेंट रख लिए। a स्क्वायर प्लस 3x इंटू e टू द पावर माइनस x बाई 2। डेरिवेटिव ऑफ माइनस x बाई 2 हो गया माइनस। तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमको क्या करना है? इसको और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। e टू द पावर माइनस x बाई 2 कॉमन ले लेंगे। e टू द पावर माइनस x बाई 2 कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई 2। इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई 2 बाई 2। और ये हो गया हमारा माइनस x स्क्वायर। उसके बाद आ गया हमारा क्या? प्लस x प्लस 6। आया समझ में सबको? अब वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? अभी दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये हो गया हमारा fx का वैल्यू, f डैश का वैल्यू इतना हो गया। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है, ये डिफाइंड है। यहाँ पे ये अलजेब्रा है, सॉरी पॉलिनोमियल है, ये डिफाइंड है। तो लिख देंगे उसको लिख देंगे अभी एज, या फिर इट इज डिफाइंड लिख देते हैं ना। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3, 0, so fx is differentiable on -3, 0। सेकेंड कंडीशन खत्म। अभी अब हम तीसरा कंडीशन के ऊपर आते हैं।
तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ -3 चेक करो। तो मैं देख सकता हूं कि एफ ऑफ -3 0 हो रहा है, एफ ऑफ 0 भी 0 हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना सबको? एफ ऑफ -3 पुट करेंगे तो ये वाला 0 बन गया, तो सारे 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो सारे 0। देयरफॉर एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो थ्योरम क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया भाई। थ्योरम जो है अभी एप्लीकेबल हो गया। अब हमको क्या करना है? वेरीफाई कराना है। अभी हम वेरिफिकेशन को ऊपर आ जाते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए हमको करना क्या है? f dash c is equal to 0। f dash c 0 करेंगे तो e to the power minus c by 2 into minus c square plus c plus 6 is equal to 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया c माइनस 3 इंटू सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। c का वैल्यू आ गया हमारा 3 और c का वैल्यू हमारा आ गया 2 माइनस 2। c का वैल्यू 3 आ गया, c का वैल्यू माइनस 2 आ गया। हमको कहां से कहां तक चाहिए वैल्यू c का? -3 से 0। अब ये तो -3 से 0 के अंदर नहीं है, तो ये निकला, लेकिन इसको हम लेंगे नहीं। ये आ गया -3 to 0। सो थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोला है? इट इज गिवन दैट for the function fx is equal to x cube plus bx square plus bx। कहीं पे ये तो है, इसको ax square कर देता हूं। x cube plus ax square plus bx, x belongs to 1, 3 Rolle's theorem holds good with c is equal to this one। तो बता रहा है क्या? find the value of a and b। मतलब यहां पे बोल दिया है रोल्स थ्योरम वेरीफाई मत करो। रोल्स थ्योरम वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला है यहाँ पे। मतलब हम लोग पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन कुछ नहीं देखने वाले हैं। खाली यहाँ पे बोला है कि रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है, होल्ड्स गुड, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। तो ए और बी का वैल्यू बता। तो हम लिखेंगे ये वाला स्टेटमेंट, एज रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, नहीं, एज Rolle's theorem holds good, so क्या क्या होने वाला है बता दो। so क्या क्या होगा? fx is continuous, ये होगा। fx is differentiable, ये होगा। f of 1 is equal to f of 3, ये होगा। f of 1 is equal to f of 3, ये होगा। और साथ में f dash c is equal to 0 होगा। ये हमारा पहली बात हो गया। इसको हमको याद रखना है, ये चीज को। पहला कि fx is continuous, ये हो गया है ना, क्योंकि और होल्ड्स गुड बोला है। fx इज डिफरेंशिएबल, जो दूसरा कंडीशन है वो भी हो चुका है। f of 1 इज इक्वल टू f of 3, ये भी होगा। और साथ में f dash c इज इक्वल टू 0, ये भी होगा। ये चार चीज हो जाएगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम जो है होल्ड्स गुड कर रहा है। चलो, इसको इसका तो कोई काम नहीं है ए और बी वैल्यू निकालने का। ये एक इक्वेशन है, इसका यूज करेंगे, ये एक इक्वेशन है, इसका यूज करेंगे। ये दो का इक्वेशन यूज करके हम निकालेंगे किसका वैल्यू? ए और बी का वैल्यू। चलो यूज करते हैं। f of 1 is equal to f of 3 implies f of 1 plus a plus b
1 plus a plus b is equal to f of 3. f of 3 क्या हो गया? 27 plus 9a plus 3b. 27 plus 9a plus 3b. तो इसमें से हम अगर इक्वेशन निकालेंगे तो ये इधर चले गया, 8a हो गया, प्लस ये इधर आ गया, प्लस b 2b इज इक्वल टू ये आ गया इधर माइनस 26. तो मिल गया क्या? 4a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 13. चलो ये हम एक चीज यूज कर लिए, इक्वेशन 1 हो गया. अब हम निकालेंगे क्या? f डैश c. f डैश x निकालते हैं. f डैश x हमको मिला क्या? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b. 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ये हमारा f डैश x मिला. तो f डैश c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना? अब c का वैल्यू हमको ये दिया है, इसका यूज करते हैं. दिस इंप्लाइज 3 इंटू c का वैल्यू दिया है ये, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना. 4 प्लस 1/3 प्लस 4/√3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस b इज इक्वल टू 0. आ गया समझ में सबको यहां तक? Yes. दिस इंप्लाई, अच्छा यहाँ पे a कहीं गायब कर दिया मैं क्या? 2ac था ना, 2a ठीक है. तो अब हम आगे लिखते हैं वैल्यू. आगे क्या हो गया देखते हैं. 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू 1/3 हो गया हमारा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4√3 प्लस ये हमारा हो गया 4a प्लस ये हमारा हो जाएगा 4a नहीं 2a/√3 प्लस b इज इक्वल टू 0. गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. अब देखो ये वाला जगह में 4a प्लस b है. येलो कलर पे देखो सर्कल में रखा हूं 4a प्लस b. 4a प्लस b का वैल्यू माइनस 13 है, तो यूज कर देते हैं उसको. इंप्लाइज ये 12 प्लस 1 13 हो गया प्लस 4√3 और 2a/√3. 4√3 प्लस 2a/√3 प्लस ये 4a प्लस b, इसका वैल्यू माइनस 13 है, इज इक्वल टू 0. गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो 13 के साथ 13 कैंसिल हो गया. इंप्लाइज 4√3 या फिर इधर 2a/√3 रखते हैं. 2a/√3 इज इक्वल टू माइनस 4√3 इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 6. सो a का वैल्यू हमको मिल गया माइनस 6. अब यही a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूं मैं. सो इक्वेशन 1 में a का वैल्यू पुट करने से b का वैल्यू मिलेगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 4a that is minus 24 plus b. minus 24 plus b is equal to minus 13. तो b का वैल्यू 11. क्लियर? सबको समझ में आया सवाल? Yes. चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है. बोलो. सबको आ रहा है? No, sir. No, sir. तो फिर देखो अपना नेटवर्क थोड़ा देखो, निकल के एक बार ज्वाइन करो, नहीं तो, है ना? हाँ. अगला सवाल देखो. Considering the function this one, prove that there is at least one value of x in 1, 3 which satisfies x log x is equal to 3 minus x.
which satisfies x log x equal to 3 minus x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम का यूज कर लेंगे। अगर मैं रोल्स थ्योरम का यूज करूं तो मैं fx पहले ले लेता हूं ना, fx इज इक्वल टू कितना ले लूं, x माइनस 3 इंटू लॉग x, ये हमारा fx हो गया। अब हम रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसको डिफाइन करेंगे ना, कहीं से कहीं तक, a से b तक डिफाइन करेंगे। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं 1,3 में। सर 1,3 क्यों लिए, क्योंकि यहां पे हमको वैल्यू 1,3 में लिखने के लिए बोला है, जिसके लिए कि सेटिस्फाई करता है, मतलब ये समूह इक्विवेलेंट टू c का वैल्यू निकालो जिसमें f डैश c 0 होता है। आया समझ में? Yes. इसलिए मैं 1,3 लिया। तो 1 और 3 में ये log x है, ये तो डिफाइन होता है, ये पॉलिनोमियल है, डिफाइन होता है, तो हम लिख लेते हैं, वो जो स्टेटमेंट लिख लोगे खुद, इट इज कंटिन्यूअस ऑन 1,3, it is differentiable on 1,3, f of 1 is equal to f of 3 हो गया 0। f of 1 कैसे 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, हाँ log 1 0, इसलिए f of 1 0 हो जाएगा। और f of 3 क्यों 0, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा। सो थ्योरम इज एप्लीकेबल, थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। Therefore there exist at least one value x belongs to 1,3। मैं c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको प्रूफ में c नहीं दिया है, और c इज अल्टरनेटली व्हाट, हम जो x का नाम c ही दे रहे हैं, f डैश x निकाल रहे हैं, उसमें हम x का नाम c दे रहे हैं, तो यहाँ पे c लिखना कोई मतलब का चीज नहीं है, क्योंकि हमको प्रूफ में हम x का फॉर्म में बोला है, तो इसलिए मैं x लिख रहा हूं, है ना। फॉर व्हिच f डैश x इज इक्वल टू 0, मैं c नहीं लिख रहा हूं, f डैश x लिख रहा हूं। चलो f डैश x निकालते हैं, फिर उसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू u इंटू v, u इंटू v है ना, तो u इंटू v का रूल अप्लाई होगा, x माइनस 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू 1, if f dash x is equal to 0 implies x minus 3 by x plus log x is equal to 0। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. हमको प्रूफ में यहां तक पहुंचना है, x log x equal to 3 minus x, तो पहले वो log x को उधर कर देता हूं, x minus 3 by x is equal to minus log x, तो माइनस को इधर ले आऊंगा तो ये 3 minus x हो गया, और x को उधर ले लेगा तो x log x हो गया। प्रूफ क्लियर? Yes. चलो अगला सवाल, अगला सवाल हमको क्या बोला, यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस वन ऑन -1,1 where tangent is parallel to x axis। तो यहां पे हमको टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस निकालने के लिए बोला है। अच्छा, अभी तक जो हम निकालते आ रहे थे, क्या चीज निकाल रहे थे, देखो एक ग्राफ में ले लिया इसे, हम निकालते आ रहे थे क्या, ये वैल्यू, समझ रहे हो, अभी तक हम ये वैल्यू निकालते आ रहे थे और बोल रहे थे कि भाई ये a से b के अंदर है, मैं x का वैल्यू निकाल रहा था, c का वैल्यू जो निकाल रहा हूं वो क्या है, यही वाला है, समझ रहे हो मेरे बात? Yes. अभी तक जो मैं निकाल रहा था x का वैल्यू निकाल रहा था, अब सवाल में बोला है कि नहीं 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 x का वैल्यू मत बताओ, ये पॉइंट ही बताओ,
समझ रहे हो? सवाल में बोला है कि x का वैल्यू बताओ मत, मेरे को ये पॉइंट पूरा बताओ क्या है। तो हम क्या करेंगे भाई, x का वैल्यू तो मिल चुका है ना, x का वैल्यू मिल चुका है, तो उसी पे x का वैल्यू को हम y में पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू y का भी मिल जाएगा, तो हमको पॉइंट मिल गया। यस और नो? Yes, sir. सो दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू। मतलब हमको खाली c का वैल्यू निकालने का बाद उसको सीधा y में पुट कर देना है, तो पॉइंट निकल जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा fx का वैल्यू जो दिया है e टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, x बिलोंग्स टू -1, 1 दिया है। तो वो सब पार्ट में छोड़ दे रहा हूं, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो रहा है, कंटीन्यूअस हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, f of -1 is equal to f of 1 हो रहा है। यू कैन चेक दोस, यू कैन डिफाइंड इट। सेम अच्छा सा स्टेटमेंट वही है, सबसे बेस्ट स्टेटमेंट वही है। डिफाइंड हो रहा है, -1 से 1 के अंदर क्लोज ब्रैकेट में कंटीन्यूअस डेरिवेटिव निकाल दोगे, डिफाइंड हो रहा है, क्लोज ओपन ब्रैकेट, सो डिफरेंशिएबल। f of -1 निकालोगे, e टू द पावर 0 निकल रहा है, और f of 1 निकालोगे, वो भी e टू द पावर 0 निकल रहा है, जो कि 1 आता है। मतलब थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्या हो गया? थ्योरम इज एप्लीकेबल। चलो, अब थ्योरम एप्लीकेबल हो गया, तो हमारा f डैश x 0 हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0। अब f डैश x क्या मिलेगा? e टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो -2x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0। आया समझ में? ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू e टू द पावर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू e। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमको चाहिए था, वो पॉइंट का x का वैल्यू 0 मिला, y का वैल्यू e मिला। क्लियर ना? Yes, sir. सो ये एक दूसरा एप्लीकेशन हो गया किसका? रोल्स थ्योरम का, जिसके ऊपर हमको पॉइंट निकालना पड़ता है ना? चलो, ये सवाल जो है अभी जो मैं करा रहा हूं, ये हमारा जेई टाइप का सवाल है। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा लॉजिकल चीज बताऊंगा। यहाँ पे जो है ना, हम थोड़ा लॉजिकल चीज समझेंगे। हमको सवाल में क्या बोला है, ये दिया है क्या, मैं लिख लेता हूं एक बार और सवाल। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमको दिया है सवाल में। बोला है कि इसका रूट जो मिलेगा, कितना ठो रूट मिलेगा जो कि पॉजिटिव है। हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस आर पॉजिटिव? सो सी, दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अब अगर मैं इसको देखने जाऊं तो इसमें क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। तो क्यूबिक इक्वेशन में हमारा 3 रूट मिलता है। क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास 3 रूट मिलता है। तो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इसको पहचानो। ये ना किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये जो देख रहे हो ना, पूरा का पूरा किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। वो फंक्शन को पहचानना पड़ेगा। पहचान लोगे तो बहुत बढ़िया। ये कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है? वेरी गुड। एफ ऑफ, ये जो है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 है। If fx is equal to this, तो f dash x is equal to 0 दिया है। जरा देखो, अगर मैं fx is equal to इतना लेता हूं तो f dash x is equal to 0 है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. अब सुनो मेरे बात, अगर ये fx इक्वल टू इतना है, क्या रोल्स थ्योरम 1 से 2 के लिए एप्लीकेबल है? यहां पे पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस है ना? पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस है। अच्छा, डिफरेंशिएबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। f of 1 0, f of 2 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. इसका मतलब f dash x इज इक्वल टू 0 होगा 1 से 2 का अंदर में कोई एक वैल्यू में, 1 से 2 का अंदर में कोई एक वैल्यू में 0 होगा, implies f dash x is equal to 0 for some value x belongs to 1, 2। Are you getting? अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर 1 से 2 का अंदर में एक वैल्यू 0 होगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही है ना भाई? वो तो पॉजिटिव ही है ना। इसका मतलब f dash x जो यहाँ पे लिखा है पूरा 0, तो उसका एक रूट तो 1 से 2 का अंदर रहेगा जो कि पॉजिटिव है। गॉट इट? Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई करने का कोशिश करूं 2 से 3 का अंदर, तो भी तो वही काम होने वाला है, ठीक है? और अगर मैं रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने का कोशिश करूं 3 से 4 का अंदर, तो भी सेम चीज हो रहा है, पूरा डिट्टो टू डिट्टो सेम चीज हो रहा है 3 से 4 का अंदर। मतलब एक रूट इसका 1 से 2 का अंदर, एक रूट 2 से 3 का अंदर, और एक रूट 3 से 4 का अंदर आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, वो चौथा रूट तो होगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरे बात? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका चौथा रूट हो ही नहीं सकता, 3 रूट ही होगा। और 3 रूट, एक रूट 1 से 2, एक रूट 2 से 3, एक रूट 3 से 4, इसका मतलब इसका तीनों का तीनों रूट पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Therefore 3 roots are positive. So this is a very powerful मतलब मेथड हो गया, मतलब एप्लीकेशन हो गया इसका रोल्स थ्योरम का। हम इसमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, फिर भी बता रहे कि इसका तीनों रूट पॉजिटिव है, ठीक है? अगला सवाल दिया है क्या? If this is equal to 0, then prove that at least one root of this one lies in the interval of 0 to 1। अब समझ जाओ कि ये जो दिया है ना, ये हमारा f dash x है। f dash x को हम सोच लेंगे कि ax square plus bx plus c is equal to 0। नहीं, f dash x is equal to a square plus bx plus c। चलो एक काम करते हैं, यहां से हम f of x निकालते हैं। f of x निकालने के लिए सबको पता है कि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हाँ या ना? जल्दी से बता दो। Yes, sir. इंटीग्रेशन करेंगे तो fx निकल के आ जाएगा। तो ये मिल गया हमको ax³ 3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस d। सो दिस इज योर fx। अब मैं थोड़ा ये बताने का कोशिश करूंगा, मैं ये बताने का कोशिश करूंगा या फिर समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो ये fx है, तो ये जो fx है ये रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करता, मतलब रोल्स थ्योरम को ये रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है, ये मैं बताने का कोशिश करूंगा अभी। रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है, तो रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कैसे बताएंगे? अगर ये कंटीन्यूअस है दिखाएंगे, ये अगर हमारा क्या बोलते हैं उसको डिफरेंशिएबल है वो दिखाएंगे, और f of 1 नहीं 0 और f of 1 ये दोनों सेम होगा। तो अगर ये तीनों का तीनों चीज हो जाएगा, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डेरिवेटिव जो है ना उसमें f dash x इक्वल टू 0 होगा, कोई एक वैल्यू x के लिए 0 से 1 का अंदर, और इसका डेरिवेटिव यही है, मतलब इसका एक रूट तो 0 से 1 के अंदर आएगा। यस और नो? पॉइंट समझ में आया मेरा? Yes, sir. Yes. हाँ, मैं बता रहा हूं एक बार, अगर ये चीज रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर गया, मतलब रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल हो गया, तो इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होगा कोई एक वैल्यू ऑफ x के लिए जो कि 0 से 1 के अंदर है। नहीं समझा? Yes, sir.
तो यही चीज हमको लिखना है। तो हमको दिखाना है कि ये तो कंटीन्यूअस है ही, कंटीन्यूअस के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल है और डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये दोनों तो है ही। ये जेई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा जेई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो। डी कहां से आया? हाँ, हम जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो सी लिखते हैं कि नहीं? तो वो वही वाला ये वाला है, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो सी लिखते हैं, तो वो सी जो है ये यहीं पे, क्योंकि सी ऑलरेडी यूज है तो मैं डी लिख लिया। चलो अब देखते हैं एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकाल के देखते हैं। एफ ऑफ जीरो क्या होता है? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू डी हो गया, ठीक है। एफ ऑफ वन निकालते हैं। एफ ऑफ वन हो गया हमारा a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c प्लस d। अरे इसका वैल्यू तो d नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला, निकालेंगे। ये दिया है, इसका यूज करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, 2a प्लस 3b प्लस 6c बाय 6 प्लस d। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. अब इसका वैल्यू हमको 0 दिया है, this value is given to be 0, so it will be 0 by 6 plus d is equal to 0. Clear? Yes. Therefore Rolle's theorem is applicable. Hence there must be at least क्या हो रहा है? अच्छा, there must be at least one value c क्या x लिखेंगे, x for which f dash x is equal to 0 implies ax square plus bx plus c is equal to 0. Must have at least one root belongs to 0, 1. आया सबको समझ में? Yes. हाँ, तो अगला सवाल देखो क्या बोला है। So that between any two roots of this one, इसका कोई भी दो रूट के लिए बोला है, इसका कोई भी दो रूट ले लो, कोई भी दो रूट, there exists at least one root of this one, इसका एक रूट होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको fx लेता हूं, मैं उसको fx लेता हूं। अगर मैं उसको fx ले लूं, fx is equal to e to the power minus x minus cos x, ये सारे सेनगेज का क्वेश्चन है। e to the power fx is equal to e to the power minus x और minus cos x. Let alpha beta are the roots. Let alpha beta are the roots. तो बता मेरे को, अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स होगा तो f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0. सो रोल्स थ्योरम इज applicable for x belongs to अल्फा कमा बीटा। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes. अल्फा और बीटा कोई भी दो रूट है, कोई भी दो रूट, 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 5 6 कोई भी दो रूट है। अगर अल्फा बीटा 0 हो गया, अल्फा बीटा रूट हो गया, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको, मतलब इसका वैल्यू 0, रूट को मतलब वैल्यू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एफ ऑफ बीटा भी 0 हो गया। मतलब
रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। पहला एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये तो डिफाइंड है ही, डेरिवेटिव भी उसका निकल ही जाएगा, और एफ ऑफ अल्फा इक्वल एफ ऑफ बीटा हो गया तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो गया। अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई का हो गया तो अभी वेरीफाई भी हो जाएगा, अपने एप्लीकेबल हो गया, अभी वेरीफाई तो हमको करना नहीं है। अगर एप्लीकेबल हो गया, अगर एप्लीकेबल हो गया इसका मतलब है कि इसमें अल्फा और बीटा में एक वैल्यू निकलेगा 100% जिसमें f dash x 0 होगा। yes or no? Yes, sir. Therefore there will be at least one value of x belongs to alpha comma beta where f dash x is equal to 0। अब जरा देखो कि f dash x क्या निकल के आता है, इसमें f dash x का वैल्यू क्या निकल के आता है, जरा देखो। व्हाट इज f dash x? ये fx है, f dash x क्या निकल के आएगा? f dash x is equal to e to the power minus x, एक माइनस बाहर, प्लस sin x, मतलब ये हो गया sin x minus e to the power minus x is equal to 0। must have at least one root, must have at least one root belongs to alpha comma beta। हो गया ना हमारा प्रूफ? Yes, sir. तो यही चीज को वो ऑप्शन करके दे सकता है, दिस वन बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस वन। इसमें बोलेगा कि इसका एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन दिस, एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन दिस, ये सब चीज पूछ सकता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या बोला है। सुनो ये क्वेश्चन क्या बोला है। लेट ए बी 0 less than a less than b less than pi by 2 and fx is equal to this one। बोला है कि then find the minimum possible roots of this one। मिनिमम, मैक्सिमम तो क्या होगा हम पता नहीं कर सकते, मिनिमम कितना होगा। तो जरा देखो, क्योंकि हमारा x का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 का अंदर है ना, 0 लेस देन a लेस देन b लेस देन पाई बाय 2। तो अगर मैं a और b का बारे में बात करूं इस फंक्शन को लेके, fx इज इक्वल टू ये दिया, fx इज इक्वल टू 10x sin x cos x 10a sin a cos a 10b sin b cos b। तो अगर मेरे को रोल्स थ्योरम का बारे में कुछ भी सोचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, fx लिखना पड़ेगा, ऑन व्हाट इंटरवल हम चेक करना चाहते हो वो भी लिखना पड़ेगा। तो मैं ऑन a, b लिख दिया, मैं क्या लिख दिया, a, b। अब जरा ध्यान से देखो, a से b का भीतर में जो वैल्यू 0 से पाई बाय 2 का अंदर है, ये सारे तो कांस्टेंट्स लिख दिया, ये सारे तो कांस्टेंट्स है। यहां पे मैं x के जगह में अगर a से b के अंदर कोई भी वैल्यू डालूं, अनडिफाइंड होने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या? No, sir. No. नहीं, क्योंकि 10x अनडिफाइंड हो सकता था अगर पाई बाय 2 तक हम पहुंच जाए तो। अब यहाँ पे पाई बाय 2 तक भी हम नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये डिफाइंड हो गया, ये और ये तो ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट वैल्यू डिफाइंड है, मतलब ये डिफाइंड है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, ये हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या निकलेगा, f dash x इज इक्वल टू 10x का हो गया sec square x, sin x का हो गया cos x, cos x का हो गया माइनस sin x, ये हमारा 10a हो गया, ये sin a, ये हमारा cos a। याद आ रहा है कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ
क्या नाम है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव बाकी सब कांस्टेंट प्लस सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव बाकी सब कांस्टेंट। हम सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिख रहे हैं फिर यहाँ पे? कांस्टेंट से वैल्यू 0 हो जाएगा, थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो जब मैं डेरिवेटिव निकाला ऑन ए कॉमा बी, अगर मैं देखा दैट मींस ये जो है अभी भी डिफाइंड है, कोई वैल्यू ऐसा नहीं है कि जो अनडिफाइंड कर सकता है इसको। मतलब ये कंटीन्यूअस हो चुका है, डिफरेंशिएबल भी हो चुका है। और एफ ऑफ ए देखूंगा, मार्क करो एफ ऑफ ए में क्या होगा, टेन ए साइन ए कॉस ए। सेकेंड कॉलम का सेट सेम हो गया, नहीं समझा? Yes, sir. 0 हो जाएगा। एफ ऑफ बी भी 0 हो जाएगा, ये एफ ऑफ बी भी हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रोल्स थ्योरम का सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अगर रोल्स थ्योरम का सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, थ्योरम एप्लीकेबल हो चुका है, मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू तो आने वाला है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x belongs to a, b आएगा, जहां पे कि f' हमारा 0 हो जाएगा। तो सवाल में बोला है कि भाई मिनिमम कितना है, बोलो। मिनिमम बोला है तो मिनिमम हमारा एक तो वैल्यू हो गया, आंसर इसका कितना हो जाएगा, 1। मैक्सिमम के बारे में हम बता नहीं सकते, मिनिमम 1 वैल्यू। क्लियर?